बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा अज़ कलम उम्मे इमामा की किस्त नंबर 12 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही इसने निगाह चारों तरफ दौड़ाई। ड्राइवर अभी नहीं आया था। मोबाइल निकालकर इसने ड्राइवर को मैसेज किया और हाथ आपस में बांधती कदम आगे की तरफ बढ़ाती चली गई। अलबत्ता ज़हन हमेशा की तरह फरागत का वक्त मुयस्सर होते ही फिर से माजी के औराक को दोहराने का काम कर चुका था, जिसकी शुरुआत ज़रार मलिक की मौत से हुई थी। आह, ज़रार मलिक की मौत! वो शख्स जो इसके खातिर अपनी जान तक गंवा बैठा। इसके जाने के बाद इन सब के लिए ही संभलना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। और ज़िंदगी तब मज़ीद मुश्किल हो गई जब इसका निकाह ज़रियान के साथ किया गया। पर यह भी सिर्फ़ एक कागज़ी रिश्ता ही था। वो फ़कत नाम के लिए ही इस शख्स की बीवी थी। बस एक ही लड़की थी जिसे ज़रियान मलिक अपनी बीवी का दर्जा दे सकता था, और वो थी आयनूर मलिक। मुमकिन था जिस दिन आयनूर ज़रियान मलिक की ज़िंदगी में वापस शामिल होकर मलिक विला आ जाती, वो इसे छोड़ देता। पर इसे क्या ही फ़र्क पड़ना था। रिश्ता सिर्फ बड़ों की मर्ज़ी से जुड़ा था। ऐसे में ये रिश्ता टूट भी जाता तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। इसकी ज़िंदगी ज़रार के जाने के बाद रुक चुकी थी और अब तक रुकी हुई थी। वो आगे कभी बढ़ ही ना सकी। ज़रार की रुकती सांसों के बाद से इसकी ज़िंदगी भी रुक चुकी थी। ज़रार मलिक के जाने के बाद वो कभी आगे बढ़ ही ना सकी, और शायद तब तक बढ़ भी नहीं सकेगी जब तक ज़रार मलिक ज़िंदगी में वापस शामिल ना हो जाता। पर ऐसा अब मुमकिन नहीं था। चलते कदम रोककर इसने आंखें मींच लीं, जब कितने ही आंसू आंख से बह निकले, जिन्हें साफ करने की इसने जहमत भी नहीं की थी। बंद आंखें खोलकर इसने धुंधले मंजरों को देखा। जब तेज़ रफ्तार गाड़ी इसे अपने करीब आती दिखाई दी, धुंधले मंजर और शल होते जहन के साथ वो ना कुछ सोच सकी ना ही कुछ कर सकी। मौत जैसे इसे करीब आती महसूस हुई थी, पर वो डरी नहीं थी। वो बेख्तियार खड़ी रही, बेहरकत खड़ी रही। वो गाड़ी इसे छू भी जाती तो क्या हो जाता, इस वक्त इसे इस बात की परवाह नहीं थी। साकित वजूद के साथ वो इसी जगह पर खड़ी रही जब बर वक्त इसका हाथ थामे कोई इसे अपनी तरफ खींच चुक गया, और गायब दिमागी और धुंधली आंखों के साथ वो बस इस शख्स को पहचानने की कोशिश करती रही जिसने इसे अपनी जानिब खींचा था। ज़रार बंद होती आंखें अंदाज़ा न लगा सकी वो शख्स कौन था, पर यह एहसास वही था जो इसे ज़रार मलिक के करीब होने पर महसूस होता था। वो इस एहसास को पहचानती थी। ये एहसास वो तब महसूस करती थी जब ज़रार मलिक इसे छूता था। आज सालों बाद इसने वही एहसास एक मरतबा फिर महसूस किया था। क्या वो सच में ज़रार था? होशो हवास से बेगाना होती वो लड़की आखिरी बात यही सोच सकी थी। मेहराब से बात करने के बाद इसने अगली कॉल आयनूर के पास मिलाई थी। दीदार ना सही दिले जाना अपनी आवाज़ ही सुनाती थी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी मीठी रस घोलती आवाज़ ज़रियान के लबों पर तबस्सुम बिखेर गई। वालेकुम। आज मेरे बिना कैसा दिन गुजरा? जैसे रोज़ गुजरता है, लब भींच कर शरारती अंदाज में कहा गया, जिसे सुनकर ज़रियान बस सर्द आह भर कर रह गया। क्या मुझे याद कर रही थी आयनूर? इसके पूछने पर आयनूर ने सिर्फ सर इस बात का हिलाया, अलबत्ता लब इकरार ना कर सके। वो आज सुबह ही काम के सिलसिले में दुबई जा चुका था, इसलिए जहां वर्कर्स का ऑफिस में दिन इसके बिना खासा अच्छा गुजरा, वहीं आयनूर बस इसके खाली ऑफिस की तरफ तकती रह गई। लेकिन ये बात शायद वो कभी ज़रियान के सामने नहीं कह सकती थी। मतलब सच में मुझे याद किया जा रहा था? इसकी तरफ से खामोशी पाकर वो मुस्कुराते लबों के साथ कहने लगा, जबकि इसकी बात सुनते ही आयनूर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। वो कैसे जान गया? आह, यकीनन इसकी खामोशी से। ये किसने कह दिया? मेरे लिए तुम्हारे लहजे में बिखरी इस चाशनी से अंदाज़ा लगाया। ज़रियान की बात ने जहाँ इसके लबों पर गहरा तबस्सुम बखेरा, वहीं गालों पर सुर्ख पन्ने उतरना अपना फ़र्ज़ समझा था। और यकीनन अब मेरी इतनी सी बात पर तुम ब्लश कर रही होगी। क्या आपने मेरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं? वो बेख्तियार कह बैठी। अलबत्ता दूसरी तरफ मौजूद ज़रियान का जानदार कहकर इसे ये एहसास दिला गया था कि वो क्या कह चुकी हैं। काम की बात करें ज़रियान सर। ज़रा ज़रियान मैं से सर को जुदा कर दूँ, ये तो मेहरबानी होगी। मैं फ़ोन रख रही हूँ। ठीक है, फ़ोन रख दो। मज़ीद जो कुछ भी कर सकती हो कर लो।
वैसे भी तुम्हारे पास खुद के लिए चंद दिन ही बचे हैं। अब की बार संजीदगी से कहता वो कॉल काट गया था और आयनूर अरीज के खुद को पुकारने पर यह सोच भी ना सके कि जरियान मलिक ने ऐसी बात क्यों कही थी। कमरे में दाखिल होते ही अंदर नजर आता मंजर इसे खासा हैरान कर गया था। वो हंस रही थी, लेकिन हंसने का ये कौन सा तरीका था। उश्वा को देखते ही वो फौरन इसके करीब आया और फर्श पर कहका लगाती इस लड़की का बाजू खींचकर इसे बिठा गया। क्या हो गया है उश्वा? उश्वा की हालत देखकर वो परेशान होता या कानों में सुनाई देते इस कहकों के बायस सुकून भरा सांस लेता। वो समझ न सका। ईसा, कहका लगाती वो लड़की लबों पर हाथ रखकर बेख्तियार अपनी पेशानी इसके सीने पर रख गई और उश्वा की इस हरकत के बायस लम्हे भर के लिए ईसा आफिंदी की जैसे दुनिया तक रुक गई। लेकिन अब की बार इसके लब जैसे सिल चुके थे। इसने ना कुछ कहा था, ना इसके हंसने की वजह पूछी थी। मुमकिन था इसकी बात सुनकर वो दूर हो जाती और ईसा आफिंदी इस खूबसूरत लम्हे को तवील तरीन बना देना चाहता था। हंसी कुछ थमी तो इस लड़की को फौरन अपनी हरकत का एहसास हुआ, जिसके बायस वो लम्हे की देर किए बिना इससे दूर हो गई और ईसा बस गहरा सांस भरकर रह गया। कब आएगा वो लम्हा जब वो इस्तेहकाक से इस लड़की को खींचकर अपनी बाहों में भर लेगा। सॉरी, वो बस गलती से हो गया। वो माफ़ी मांग रही थी और ईसा बस यही सोच रहा था, अगर वो ख़ता थी तो बहुत ही खूबसूरत ख़ता थी। आज इसने ख्वाहिश की थी कि उश्वा शिराजी की तमाम उम्र इन्हीं ख़ताओं की नज़र हो जाए। वो लड़की आज इसके दिल के मकाम पर अपना सर रख बैठी थी, लेकिन ईसा आफिंदी की धड़कनों में धड़कता अपना नाम ही ना सुन सकी। माफ़ी ना मांगो उश्वा, तुम्हारी हरकत बुरी नहीं लगी, पर ये माफ़ी अच्छी नहीं लगी। दोबारा कभी मुझसे कुछ ऐसा मत कहना। ज़मीन से उठकर इसने मजबूत हाथ उश्वा शिराजी के सामने फैलाया, जिसे थामते वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये सब क्या था और ज़मीन पर लेटकर कौन हंसता है उश्वा? वो बस कुछ याद आ गया था। खुद को दोबारा इसी कैफियत में जाते देख वो लबों पर हाथ रखती जैसे अब की बार हंसी रोकने की कोशिश में मसरूफ़ थी, जिसे देखते ही अब की बार ईसा भी हंस दिया। खैर चलो घर चलते हैं। ईसा, मुझे आप ही और भाई के पास लेकर जाएं। क्यों? बस याद आ रही है। ठीक है, अभी चलते हैं। उश्वा के बिखरे बालों को संवार कर वो स्टैंड पर लटका अपना कोट ले इसके साथ ऑफिस रूम से बाहर निकल आया। गाड़ी की तरफ जाते हैं इसके कदम बजते फ़ोन की आवाज़ ने रोके। जेब से फ़ोन निकालकर इसने अपने मोबाइल पर आती साइम की कॉल देखी। चेहरे पर बेजारी झलकी, अलबत्ता इसने कॉल पिक ज़रूर कर ली। क्या मुसीबत पड़ी है साइम? सुबह मुलाकात हुई थी ना, एक बात बतानी थी, जल्दी कहो। सर जहान, आपने जो कहा था वही हुआ। दानियाल रेड लाइट एरिया पर ही गया था जहाँ पुलिस आई और इस सब की वजह से वो भी गिरफ्तार हो गया। ये तो अच्छी खबर है। मेरा जो नुकसान दानियाल ने किया था इसका बदला पुलिस खुद ही ले लेगी। चेहरे की बेजारी जहाँ गायब हुई वहीं पल भर में ही इसके मिजाज में खुशगवारी फैल गई। आपको डर नहीं लग रहा? अगर इसने आपके बारे में पुलिस को कुछ बता दिया तो? अगर मुझे डर होता तो मैं खुद ऐसे रास्ते पैदा ना करता साइम, जिसमें वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता। वो मेरे बारे में पूरी दुनिया को बता दे, तब भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब फ़ोन रखो, अब मसरूफ़ लग रहे हैं। मैं कोई काम है या कहीं जाना है तो मुझे बता सकते हैं, मैं कर देता हूँ। मुझे कहीं जाना है पर तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्या पूछ सकता हूँ आपने कहाँ जाना है? मिट्टी तले दबे कुछ लोगों से मिलने, संजीदगी से कहता वो मज़ीद कुछ कहे या सुने बिना कॉल काट कर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और दूसरी तरफ मौजूद वो शख्स बस सोचता रह गया कि जहान हसन किससे मिलने गया होगा। तुमने मुमानी को क्या जवाब दिया उश्वा? गाड़ी मतलूबा जगह पर रोकते ही वो इसकी जानिब देखते हुए पूछ बैठा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया ईसा। पर क्यों? इन्होंने मुझे वक्त दिया था ताकि मैं सोच कर जवाब दे दूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? इसने बेकरारी से पूछा। या फिर मज़ीद वक्त चाहिए? नहीं, मैं बड़ी अम्मी को हाँ कह दूँ। जो कि नज़रों के साथ लफ्ज़ अदा करती वो गाड़ी से उतर गई और इसका जवाब सुनते ही ईसा के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई, जैसा कि हमेशा से होता था। उश्वा शिराजी की मौजूदगी, इसकी हर बात, इसका जिक्र इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। गाड़ी से उतरकर वो खुद भी अंदर की तरफ जाने लगा। जब जेब में रखा मोबाइल फ़ोन फ़ौरन अपनी मौजूदगी का एहसास दिला गया। कॉल अनमकान की थी, वो काट नहीं सकता था, इसलिए एक नज़र अंदर कब्रिस्तान में दाखिल होते शवा पर डालकर वो कॉल पिक करता। फ़ोन कान से लगा गया। डॉक्टर,
डॉक्टर्स मीटिंग से फरागत मिलते ही इसने पहला काम नायाब को देखने का किया था, लेकिन नर्स के ज़रिए इसे जो इतला मिली थी वो इसके जाने की थी, जिसे सुनते ही इसके चेहरे के ज़ाविये पल भर में बिगड़े। अलबत्ता यहाँ वो कुछ ऐसा ज़ाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ वक्त सुकून के गुजारने के गर्ज से कदम उठाता वो बाहर की तरफ चला गया। ठंडी हवा यकीनन जहन को कुछ पुरसुकून कर देती। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही इसकी नज़र दूर खड़ी नायाब पर जा टिकी, जिसे देखते ही इल्हान बेग के चेहरे के तासरात पल भर में ठीक हुए और हर चीज़ भुलाए वो बस इस लड़की को तकता रह गया। कदम उठाता वो इसके करीब जाने लगा जब एकदम गाड़ी की तेज़ रोशनी इसे पल भर के लिए आंखें चुंधियाने पर मजबूर कर गई। इसने नज़रों का रुख नायाब की जानिब मोड़ा, जहाँ वो अब तक बेहरकत खड़ी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई मुजस्मा थी जिसमें जान ही ना हो। वो देख सकती थी गाड़ी को अपने करीब आते हुए, लेकिन फिर वो इस जगह से दूर क्यों नहीं जा रही थी। भागते कदमों से वो इस लड़की के करीब गया और इसका बाजू थामे इसे अपनी जानिब खींचा। इसके खींचते ही नायाब मलिक किसी बेजान गुड़िया की तरह इसकी बाहों में आ गिरी, जबकि इल्हान बेग बस फिक्रमंदी से इसे पुकारता रह गया। नायाब वो होश में नहीं थी। गहरा सांस भरते हुए इसने अगले ही पल इस लड़की को अपनी बाहों में भरा और इसके बेहोश वजूद को उठाए अंदर की तरफ चला गया। इस शख्स की संजीदा नज़रें इस वक्त तख्ती पर जमी हुई थी, जिस पर अरशब और हुरैन शिराजी का नाम दर्ज थे। अजीब सा एहसास था जिसने हर बार की तरह इसे यहाँ पाते ही अपने हिसार में ले लिया था। वहाँ पर बैठते हुए वो बेख्तियार इस कब्र को छू गया, जिसके ऊपर गिरी फूलों की पत्तियाँ मुरझा चुकी थी। मुझे माफ़ कर देना। लबों से हमेशा की तरह वही लफ्ज़ अदा हुए जिन्हें वो यहाँ आकर अदा करता था। जब चंद लम्हों बाद ही पीछे से सुनाई देती आवाज़ इसे फ़ौरन चौंका गई। वो ईश्वर समीर की आवाज़ थी। वो इसकी आवाज़ कभी भूल नहीं सकता था। आप कौन हैं? अपनी जगह से उठते ही इसने चेहरे का रुख मोड़कर उश्वा की तरफ देखा, जिसके चेहरे के तासरात पर इसे देखते ही हैरत फैल गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका इशारा कहाँ था? ये बात सामने खड़ा जवाहिर भी समझ चुका था। यकीनन वो हैरान थी इसे अपनी बहन और भाई की कब्र के पास देखकर। मुझे लगता था तुम मुझे भूल नहीं पाओगे उश्वा, याद हूँ मैं तुम्हें। आप जवाहिर हैं, जवाहिर मलिक, यही नाम बताया था ना आपने अपना? हम मलिक विला में मिले थे। इसके पूछने पर वो मुस्कुराते लबों के साथ सर झुका गया। जब ईसा की आवाज़ सुनते ही उश्वा ने फ़ौरन नज़रों का रुख फेरा। वो दूर खड़ा था, लेकिन कदमों में तेज़ी लाने के बाइस जल्दी इसके करीब पहुंच चुका था। तुम किससे बात कर रही थी? मैं। ईसा ने नज़रें हटाकर इसने सामने की तरफ देखा, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर दिल की धड़कनें फ़ौरन मुंतशिर हुई थी। वो शख्स फिर गायब हो चुका था। क्या वो सच में एक इंसान था या कोई और मखलूक, या फिर इसका वहम? उश्वा, क्या हुआ है? इसे साकित खड़े पाकर वो अब की बार फिक्रमंदी से खोया हुआ, जबकि इसकी बात सुनते ही उश्वा हर ख्याल को झटकती सर नफ़ी में ही लागी। आप कहाँ थे ईसा? मामू की कॉल आ गई थी, इनसे बात करने लग गया था। क्या तुम ठीक हो? इसका फिक्रमंदाना अंदाज देखते हुए वो इसे मुतमईन करने के गर्ज से सर इस बात में ही ला गई। अलबत्ता जब तक वो वहाँ रही तब तक इसने नज़रें चारों तरफ दौड़ाने का काम लाजमी किया था, लेकिन जवाहिर मलिक नामी वो शख्स इसे फिर नज़र नहीं आया था। होश में आते ही इसकी पहली निगाह हॉस्पिटल की छत पर पड़ी थी और दूसरी इल्हान बेग पर, जो इसे जागते देखकर इसकी खैरियत पूछने का काम कर गया था। इसके चेहरे पर परेशानी बिखरी पड़ी थी और नायाब समझ ना सकी कि वो इसके लिए इस कदर परेशान क्यों था। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। उठकर बैठते हुए इसने सर को हौले से जंबिश दी और नज़रों ने हर तरफ दौड़कर जैसे किसी को तलाश करने की कोशिश की। आप कुछ ढूंढ रही हैं? इसकी मतलाशी निगाहें पाकर वो पूछे बिना नहीं रह सका, और इसका सवाल सुनते ही नायाब सर हिलाए बिना नहीं रह सके। मैं गाड़ी से टकराने वाली थी, किसी ने मुझे बचाया था। वो कौन था? सीधे लफ्ज़ों में वो पूछ ना सकी कि क्या वो ज़रार था? शायद नहीं, यकीनन वो लम्स जिसने इसे छुआ था इसे गुजरा लम्हा याद करा चुका था। वो वक्त याद दिला चुका था जब ज़रार इसे छूता था, नरमी से अपने हिसार में ले लेता था, मोहब्बत भरे अंदाज में इसका चेहरा थामे इसकी पेशानी पर लब रख देता था। वो मैं था, वो आप नहीं थे। वो मैं ही था नायाब, आपको बाहर देखने आया था। जब ये सब होते देखा तो मैं बेख्तियार आपको थाम गया। इसके बताने पर नायाब लब भींच कर रह गई। वो ज़रार मलिक नहीं था, वो इल्हान बेग था जिसने इसे छुआ था। पर ऐसा क्यों हुआ था वो समझ ना सकी। आंसू जब्त करती वह लड़की अपनी जगह से उठती जब चकराता सर इसे एक बार फिर लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया। इसकी कैफियत जानते ही
इल्हान ने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा। जब हाथ उठाती वो फासला बना गई, प्लीज़ मुझे छूना मत। वो इल्हान बेग के छूने से इस एहसास को दोबारा महसूस नहीं करना चाहती थी जैसा पहले किया था। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए यहीं बैठ जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मुझे जाना है। ड्राइवर आने वाला था, मैंने इसे मैसेज किया था। बेड पर रखा अपना बैग उठाती वो कमरे से बाहर चली गई। जब इल्हान बेग बस इस लड़की की ज़िद को देखता रह गया। वो जा चुका है नायाब, मैंने इसे भेज दिया था, वो इसके साथ चलते हुए कहने लगा। जब इसकी बात सुनते ही नायाब अपने चलते कदम रुक गई। आपने इसे कहा? क्या कहा? मैंने इसे बस यही कहा कि आपकी ड्यूटी का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ। यकीनन आपका भेजा गया मैसेज इसने देखा नहीं था, इसीलिए मेरी बात सुनकर चला गया। मैं नहीं चाहता था आपकी तबीयत का सुनकर घर वालों को परेशानी हो। आपका शुक्रिया, ये मेरा फ़र्ज़ था। चले मैं घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं जा सकती हूँ। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी। इसका अंदाज़ हक जताता था, जिसे देखते वो नज़रों में हैरत भरे इस शख्स को देखती रह गई। मेरा मतलब है ज़रियान ने आपको यहाँ मेरे भरोसे छोड़ा है। आप अकेली जाएंगी तो मुझे फ़िक्र रहेगी। मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आप चलें, आ जाएं। खुद पर टिकी इसकी हैरत भरी नज़रें पाकर वो वजाहत देता इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। बाहर की तरफ चला गया और इसके जाते ही वह गहरा सांस भरती खुद भी बाहर चली गई। बेड पर लेटी इस लड़की के ख्यालों का मरकज़ इस वक्त बस इस ही शख्स की तरफ था जिससे आज इसने दूसरी बार मुलाकात की थी। ज़वाहिर मलिक वो शख्स इतना अजीब क्यों था, और वो था कौन? ऐसा क्यों महसूस होता था जैसे वो इसे जानती थी, या फिर शायद कहीं देखा था? क्या वो सच में इंसान था? अगर था तो फिर सिर्फ इसके सामने ही क्यों जाहिर होता था? पहले जानान के आने से वो चला गया था, और आज ईसा के आने से क्या वो शख्स उन लोगों से छुपता फिर रहा था, या फिर बात कुछ और थी? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। लड़की को एक लड़का नज़र आने लगता है, लेकिन वो हकीकत में नहीं होता, क्योंकि लड़की को बीमारी होती है। वो बेख्तियार उठकर बैठ गई, जिसके बायस खुले बाल बेतरतीब हो चले थे। उफ लड़की, बहुत फजूल सोचने लगी हो तुम। खुद को तपड़ते हुए इसने हल्का सा थप्पड़ अपने सर पर रसीद किया, जब एक नया ख्याल फिर जहन के गिर्द उजागर होना शुरू हो गया। कहीं वो कोई जिन तो नहीं था? क्या मुझ पर जिन आशिक हो गया है? वैसे अगर वो जिन था तो बला का हैंडसम था। क्या जिन इतने हैंडसम होते हैं? खुद से बड़बड़ाते हुए वो थोड़ी घुटनों पर रख गई। जब दरवाजे पर होती दस्तक इस मजीद पैदा होती, सोचों से निकाल गई। आ जाएं। बेड पर रखा दुपट्टा खुद पर डालती वो बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे गई। जब कमरे में दाखिल होती सदफ दरवाज़ा बंद करती इसके करीब आ बैठी। बड़ी अम्मी, मेरा जवाब सुनने के लिए आप सुबह से बेकरार होगी बैठी हैं। जानती हूँ मैं, यकीनन इस वक्त भी आप यहाँ इसीलिए आई होंगी। इसकी गोद में सर रखते वो अपनी बात से सदफ को मुस्कुराने पर मजबूर करके, हाँ तो बताओ क्या सोचा तुमने? मैं इनकार कर दूँ तो फिर क्या होगा? सादा से अंदाज में कहती वो बेड से उठी और साइड ड्रॉर में रखी चॉकलेट वेफर्स निकाल कर इसके करीब आती वापस इसकी गोद में सर रख गई। तो हम कौन सा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं उश्वा? तुम्हें जो अच्छा लगेगा वही करो। बड़ी अम्मी, ईसा ही क्यों? इनके मुतलिक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। तुम्हें कोई और अच्छा लगता है? इसके बाल से हिलाती वो नरमी से पूछने लगी और वेफर्स खाती ईश्वा के लब पल भर के लिए रुक गए, और वेफर्स खाने के बाइस कमरे में पैदा होती आवाज़ भी लम्हे भर के लिए रुक गई। उश्वा जवाब तो दो, क्या सच में किसी को पसंद करती हो? इसकी तरफ से खामोशी पाकर वो फिर से पूछने लगी। जैसे सुनते ही वो अब की बार अपना सोचा गया जवाब दे गई। मैं ऐसे ही पूछ रही थी बड़ी अम्मी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ईसा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसका जवाब इकरार में पाते ही सदफ की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। इसके चेहरे पर चुपती वो अपना लम्स छोड़ गई, और इसका लम्स पाकर उषा शराजी सुकून से आंखें मूंद गई। ज़रियान के घर का इसे इल्म था, इसलिए नायाब को इसके घर तक छोड़ने में इसे कोई मुश्किल पेश ना आई। गाड़ी मतलूबा जगह पर रोक कर इसने नज़रों का रुख नायाब की जानिब मोड़ा। अलबत्ता ख्यालों में कोई वो लड़की ये तक ना जान सकी वो अपनी मंजिल पर पहुँच चुकी है। इसे ख्यालों में पाकर इल्हान बेग ने मुस्कुराते हुए कोहनी विंडो साइड पर जमाए और सर की पुश्त सीट से टिकाए इसे तकते रहने का काम शुरू कर दिया। वो जाना नहीं चाहती थी तो फिर वो भला क्योंकि कुछ कहता? वो अपने ख्यालों में खोई रहती और इल्हान बेग इसे देखते देखते खो जाता। क्या बुराई थी इसमें? चंद लम्हों बाद ही वो लड़की चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली, और इसका अंदाज देखते ही इल्हान नज़रों का रुख फेरता चेहरे का रुख सामने की तरफ कर गया। घर आ गया है नायाब? सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। आपका शुक्रिया, आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। शर्मिंदा मत करिए प्लीज़, आप अंदर आएँ। नहीं, फिर किसी दिन सही, अभी मुझे घर जाना है और आप बस अपना ख्याल रखिएगा। इसकी फ़िक्रमंदाना होने पर वो सर को जंबिश देती गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ चली गई, और इल्हान बेग तब तक इस जगह पर खड़ा रहा जब तक वो इसकी लड़की नज़रों से ओझल ना हो गई।
نایاب کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اسے اپنے گھر کی جانب موڑ گیا، البتہ ذہن بار بار بھٹکتا اسی منظر کی طرف جا رہا تھا جب کچھ دیر پہلے گزرا تھا۔ نایاب ملک کے چہرے کا ہر نقش جیسے الہان بیگ کے ذہن کے پردوں پر چپک سا گیا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کس قدر حسین لگتی تھی، وہ بس سوچ کر رہ گیا تھا۔ اب تک ایسا ہو نہیں سکا تھا، لیکن کبھی تو ایسا لمحہ میسر ہوگا، اسی لمحے بھر کے لیے ہی صحیح نایاب ملک کے مسکراتے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اپنی سوچ پر وہ بے اختیار ہنسا جب ایک خیال اس کی مسکراہٹ کو سمیٹ گیا۔ وہ بیوی تھی کس کی؟ اس کے اپنے دوست کی، زریان ملک کی۔ دل جو کچھ دیر پہلے اس کا ساتھ پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اب جیسے بجھ چکا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے رائٹ ٹرن لے کر گاڑی کی رفتار تیز کر ڈالی جب ویران سڑک پر کوئی اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا، جسے دیکھتے ہی گاڑی جھٹکے سے روک کر وہ باہر نکلا اور زمین پر گڑی اس لڑکی کے قریب جا بیٹھا۔ بے ہوش ہوئی اس لڑکی کا بازو تھامے الہان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی ایک کوشش کر بیٹھا۔ وہ گاڑی سے ٹکرائی نہیں تھی، بلکہ کیونکہ کوئی حادثہ پیش آنے سے پہلے ہی وہ گاڑی روک چکا تھا۔ پھر وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ اس اندھیری اور سنسان سڑک پر وہ اسے ہوش دلانے کے لیے جو کچھ کر سکا تھا کر گیا، لیکن اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ پا کر چادر میں لپٹی اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نگاہ لان میں بیٹھی سبرینا پر گئی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ فون پر کسی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ اندر کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے وہ اس کے قریب جا بیٹھی اور اس کے وہاں بیٹھتے ہی سبرینا بات کا اختتام کرتی فون رکھ گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی ماں؟ بدر تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ وہ آج آفس گئے تھے نہ، اس کے بعد وہیں سے ہاسپٹل چلے گئے۔ ان کے دوست کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ اس کے مکمل بات بتانے پر وہ پشت کرسی سے ٹکائے شرارتی نگاہوں سے ماں کو دیکھنے کا کام کر گئی۔ تو گھر آ کر بتا دیتے یا میسج کر دیتے، بابا کو بھی بیگم سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی سبرینا بے ساختہ ہنسی۔ اسے محبت کہتے ہیں نایاب بیٹا، جو میرے اور تمہارے بابا کے درمیان ہے، لیکن تمہارے اور زریان کے درمیان نہیں ہے۔ ایسی محبت ہمارے درمیان کبھی بن بھی نہیں سکتی۔ ہمیشہ کی طرح بات کا رخ اپنے رشتے کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات میں بیزاری پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ نایاب رشتہ بن گیا ہے تو اسے نبھانے کی کوشش تو کر ہی سکتی ہو۔ زبردستی کا رشتہ ہے ماں، بڑوں نے اپنے فیصلے ہمارے سروں پر ڈال دیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ بھی عام میاں بیوی کی طرح ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ماں، نہ میں کبھی زریان کو ایک شوہر کے روپ میں قبول کر سکتی ہوں، نہ وہ مجھے کبھی بیوی کے طور پر قبول کر سکتا ہے۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں جب آئی نور واپس آئے گی، جو کہ بہت جلد آ جائے گی، تب یہ رشتہ مزید قائم بھی نہیں رہے گا۔ آئی نور آ بھی گئی تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہاں ہے اب تک کوئی نہیں جانتا اس کے متعلق۔ پھر تم کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ تم بس یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کرو نایاب، ہر فکر کو بلائے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ کوئی تمہارا رشتہ خراب نہیں کرے گا، اب میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ نایاب اس کی بات سنتے ہی اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں نہیں سمجھتے تھے یہ گھر والے رشتے زبردستی نہیں جڑتے تھے؟ وہ چاہ کر بھی زریان کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی تھی، بالفرض وہ کوشش بھی کرتی تب بھی کچھ ممکن نہیں تھا، کیونکہ زریان ملک ہمیشہ سے صرف اپنی آئی نور کا تھا۔ بخار کی قید میں لپٹی وہ لڑکی کچھ نڈھال ہونے کے باعث تو کچھ اچانک سامنے آتی گاڑی کے خوف کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل سے زیادہ قریب گھر تھا، اسی لیے الہان اسے وہیں پر لے کر آیا تھا۔ گیسٹ روم میں لیٹی اس لڑکی کا مکمل ٹریٹمنٹ کیے وہ کمرے میں موجود رفت کے ساتھ باہر آیا، اور کمرے سے باہر آتے ہی اس نے پہلا سوال وہی پوچھا تھا جس کے الہان کو امید تھی۔ اب تک خود پر ٹکی اس کی سوالیہ نظروں کے باعث وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کے ذہن میں اس وقت کتنے ہی سوال گھوم رہے تھے۔ الہان کون ہے یہ؟ اجنبی؟ اجنبی کو ایسے گھر کون لاتا ہے؟ وہ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ جو اسے وہیں چھوڑا تھا۔ کچھ انسانیت ہوتی ہے تو کچھ میرا پیشہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا۔ اس کی وضاحتی انداز پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آتے ہیں تمہاری بات بھی، لیکن یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاسپٹل بھی تو لے جا سکتے تھے نا؟ ایسے ہی کسی اجنبی کو گھر تک نہیں لانا چاہیے ماما، میں گھر کے قریب تھا، ہاسپٹل جاتا تو وقت لگ جانا تھا، اس لیے میں اس لڑکی کو یہاں لے آیا، اور میں جانتا ہوں ابھی آپ جس لڑکی کو اجنبی کہہ رہی ہیں اس کے ہوش میں آتے ہی اس کا خیال رکھتی پھریں گی۔ خیر یہ تو وہ ہوش میں آئے گی تب پتہ چلے گا۔ چلو ابھی کھانا کھانے چلتے ہیں، محراب آئے گا
तो इसे तुम्हारे पास ही भेजूंगी। जो जवाब देना होगा खुद ही दे लेना। ठीक है, मैं इसे जवाब दे दूंगा, पर अभी मैं पहले फ्रेश हो जाऊंगा। इल्हान की बात सुनकर सर को जंबिश देती वो वहाँ से चली गई थी और इसके जाते ही वो अपने कमरे की तरफ चला गया। फ्रेश होकर वो जिस वक्त कमरे से बाहर निकला, इस वक्त अपने बेड पर मेहराब बेग को बैठे पाया। पहनी गई यूनिफॉर्म बता रही थी कि वो अभी अभी वापस आया है। वो सीधा इसके कमरे में आया था तो वजह भी वो समझ चुका था। यकीनन रिफत इसे अजनबी लड़की के मुतालिक बता चुकी थी, जिसे सुनते ही वो खुद पर सब्र के पहरे बिठाए बिना सीधा उठकर इसके कमरे में आ गया था। ये तुम कैसे उठा कर लाए हो इल्हान? तुम्हें घर आते ही खबर मिल गई? मामा ने बताया था। मैं जानता हूँ, सादा से अंदाज में कहता वो सोफे पर जा बैठा था। इल्हान, तुम ऐसे कैसे किसी को भी यहाँ लेकर आ सकते हो? वो तो बस एक कम उम्र लड़की है मेहराब। फिर तो ये और भी बुरी बात है। जानते हो, आजकल लोगों के फंसाने के लिए कम उम्र लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो वैसे ही पुलिस वाला हूँ, ऊपर से खूबसूरती अलग है मुझ में। अगर मुझे फंसा लिया तो क्या तुम लड़ोगे मेरा केस? इसकी बात ने इल्हान को ना चाहते हुए भी हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेहराब का संजीदा अंदाज देखते हुए फिर वक्त वो अपनी हंसी जब्त किए बैठा था। कोई तुम्हें नहीं फंसाने वाला, भूलो मत, तुम मेहराब बेग हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये शक की सुइयां हर किसी पर मत टिकाया करो। जहाँ तक बात है इस लड़की की, तो वो ज़्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रहेगी। बेहतर होगा जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को इसके घर भेज देना। उलझन आती है मुझे बिन बुलाए मेहमानों से। संजीदगी से कहता वो बेड से उठकर कमरे से बाहर चला गया। अलबत्ता इसकी बात सुनकर इल्हान बस सोच कर रह गया था। सिर्फ बिन बुलाए मेहमानों से नहीं, इसे हर इस इंसान से भी उलझन होती थी जो रिफत के बुलाने पर इनके घर बतौर एक मेहमान की हैसियत से आता था। कमरे में दाखिल होते ही इसने बैग से अपना सामान निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और बैग को इसकी जगह पर रखती फ्रेश होने की घर से वॉशरूम में बंद होगी। 5 से 10 मिनट के दरमियान वो अपना आरामदा लिबास पहनने बाहर निकली। जब मोबाइल पर आती कॉल कमरे में शोर पैदा करने का सबब बन गई। मोबाइल उठाकर वो सोफे पर बैठी और कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगा लिया। तो आज दिन कैसा गुजरा? सवाल इसकी तवक्का के मुताबिक पूछा गया था। अंदाज़ा था अपने काम से फारिग होते ही जरियानी से कॉल करेगा और पहला सवाल यही पूछेगा। बेहतर था, शुरुआत है ना, कुछ वक्त वहाँ गुजारोगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेती हूँ, लेकिन तुम अपना वादा नहीं भूलना जरियान। मलिक, अगर कुछ महीनों बाद भी इस काम को लेकर मेरे अंदर कोई दिलचस्पी पैदा ना हुई तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, और अगर फिर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। इसकी धमकी पर अंदाज पेशानी सहलाता वो शख्स पे इख्तियार हंसा था। नहीं भूल रहा, भूलना चाहूँ भी तो तुम भूलने नहीं देना। भूलने कौन सा देना है? खैर, तुम इल्हान से मिली थी ना, वो कैसा है? मेरी आज इससे बात नहीं हो सकी। दरमियान में आता इल्हान बेग का जिक्र फिर इसे गुजरा लम्हा याद करा गया। बेख्तियार इसने अपने बाजू की जानिब देखा। इल्हान बेग का लम्स जैसे एक मरतबा फिर महसूस हुआ था। नायाब कहाँ खो गई? जरियान के पकड़ने पर वो चौंक कर ख्यालों की कैद से आज़ाद हुई और सरनफी में हिलाती हर ख्याल को खुद से दूर कर गई। कहीं नहीं, क्या सब ठीक है? तुम खामोश क्यों हो गई? तुम्हें इल्हान कैसा लगा? आज कुछ अजीब हुआ था जरियान। जैसे कि क्या अजीब हुआ? मैं जैसे माजी में जा चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ज़रार मेरे करीब था। वो मुझे छू रहे थे, लेकिन जब होश आया तो तब पता चला वो ज़रार नहीं थे, वो इल्हान थे। और ऐसा क्यों हुआ? जवाब वो जानता था, फिर भी पूछ बैठा। अलबत्ता इस बात से भी वो वाकिफ़ था कि नायाब के पास इस वक्त इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। तुम कहती हो ना नायाब के तुम्हारी ज़िंदगी अब आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ज़रार के बिना अब मुमकिन नहीं। हाँ, तब ज़रार मुमकिन है जब ज़रार वापस आ जाए, या कोई ऐसा जो बिल्कुल ज़रार के जैसा हो, जो इसी के अंदाज में तुम्हारा ख्याल रखे, इसी की तरह तुम्हें प्यार करे। क्या पता वो इल्हान हो। ज़रियान, वो इसे दरमियान में टोक गई। अलबत्ता इसने अपनी बात जारी ही रखी थी। शायद तुम्हें मेरी बात पर बुरी लग रही हो, लेकिन आगे बढ़ने की सोचो। नायाब, तुम ज़िंदगी को ऐसे ही तो नहीं गुजार सकती ना। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम अपनी बीवी से क्या कह रहे हो? देखो नायाब, हम दोनों ही जानते हैं ये कागजी रिश्ता है। तुम मेरी कज़न हो, दोस्त भी हो, लेकिन बीवी का दर्जा मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम वो खुशियाँ देखो जिन पर तुम्हारा हक है, जो तुम डिज़र्व करती हो। आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्या पता इल्हान बेग ही तुम्हारी ज़िंदगी के सफ़र का साथी हो, और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, वो तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा कि तुम हर दुख हर तकलीफ़ को भूल जाओगी। आगे बढ़ने की सोचो नायाब, मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। नर्म लहजे में कहता वो शख्स अपनी बात मुकम्मल करके इसके कुछ कहने का मुंतज़िर रहा, लेकिन बदले में दूसरी तरफ से मिलने वाली खामोशी के बायस इसके ख्याल रखने की ताकीद करता कॉल काट गया और मोबाइल एक जानिब रखकर वो लड़की बस सोचों में घिरी रह गई। अलबत्ता दूर बैठे जरियान के लब खूबसूरत मुस्कुराहट में ज़रूर
ڈھلے تھے۔ اسے پتہ تھا اگر نایاب ملک کو الہان کے قریب کر دیا جائے تو شاید وہ اس کی محبت کی شدت کو سمجھ جائے۔ وہ زرار نہیں تھا، لیکن نایاب کے لیے اس کا ہر انداز زرار جیسا ہی تھا۔ وہ واحد شخص تھا جس پر بھروسہ کر کے زریان نایاب کو اسے سونپ سکتا تھا، اور ایسا کرنا بھی چاہتا تھا اگر نایاب اپنی رضامندی دے دیتی۔ کتاب سے نظریں ہٹا کر اس نے ایک نظر برابر لیٹی مسفرہ پر ڈالی، جو اب تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، اور گزرے وقت میں رفعت نے پہلی مرتبہ اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ سفید رنگت، سرخی میں لب، گالوں پر اترتا سرخ پن اور چہرے پر بکھری معصومیت۔ اب اس کے چہرے پر یہ سرخی بخار کے باعث چھا رہی تھی یا قدرتی طور پر اس کے گالوں پر بکھرنے کا کام سر انجام دیتی تھی، رفعت سمجھ نہ سکی۔ اسے تکتے ہوئے وہ چونکی، تب جب سوئی اپسرا کے وجود میں جنبش ہوئی، جسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ ارادہ الہان کے کمرے کی طرف جانے کا تھا، لیکن اسٹڈی روم کی جلتی لائٹ اسے بتا رہی تھی الہان بیگ اس وقت اپنے کمرے کے بجائے وہاں پر موجود تھا۔ محراب کبھی بھی ڈیوٹی سے آنے کے بعد یہاں پایا نہیں جاتا تھا، تو الہان کے علاوہ وہاں اور کس نے ہونا تھا؟ الہان، اس لڑکی کو ہوش آ رہا ہے۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی وہ الہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جب کتاب میں مگن الہان نے اس کی آواز سنتے ہی چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ آپ کو کیسے پتہ اسے ہوش آ رہا ہے؟ میں اس کے پاس ہی تھی نا۔ کمال ہے ماما، کچھ گھنٹوں پہلے تو آپ ایسے یہاں آنے پر اعتراض کر رہی تھی، پھر اب کیسے اس کے پاس کیوں بیٹھی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا اسے ہاسپٹل لے جاتے، اور وہ اجنبی بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں اس کے حال پر ہی چھوڑ دیں۔ تمہارا تھوڑا بہت خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے، بس اسی لیے وہاں پر تھی۔ اگر رات میں اس کا بخار بڑھ جاتا تو اس کی حالت دیکھ کر تمہیں بلا تو سکتی تھی نا۔ اس کی بات سنتے ہی سرنفی میں ہلاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ جب اس کے ساتھ چلتی رفعت دل میں مچلتی بات بے اختیار کہہ بیٹھی، لڑکی تو سونی ہے، سوچ رہی ہوں اگر کنواری نکلی تو اس سے محراب کے لیے بات کر لوں گی۔ بہت اچھی سوچ ہے، لیکن پہلے محراب سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا اس کی زندگی میں بس وہی لڑکی آنی ہے جیسے وہ اپسرا کہتا ہے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ شخص گیسٹ روم میں داخل ہو گیا، اور اس کی بات سنتے ہی رفعت کا مزاج پل بھر میں بگڑ۔ کہاں پر تھیں وہ دونوں لڑکیاں جو مل ہی نہیں رہی تھیں، اور ان کے نہ ملنے پر اس کے دونوں بچے تنہا بیٹھے تھے اور پوتا پوتی آ کر نہیں دے رہے تھے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔